सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी थैंक यू माय प्लेजर। तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो। अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर। कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा। हाँ जी, है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन, 1955। मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं। बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका? मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी जी, और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं जी, उनके जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी, लेकिन मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ। वाह वाह वाह। क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी। जी जी। हम लोग मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, कीनिया में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया। तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं। जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे। तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज जो शिक्षा है, वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां
बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और बिल्कुल फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे। वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ बिल्कुल कि वो युवाओं एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है आप उनको कॉन्सियर्स बनाएं। हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए, लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है। क्या बात है। वो एजुकेशन जो है मैं अपनी बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा। बिल्कुल। लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहाँ आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसॉन, सब एलन डेलॉन की फिल्में, सब मैंने सिरीफोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा, किशलोव्स्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या करूं। क्या बात है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने देखा है तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था? नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी, पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे। और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी। तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी तब हम लोग नायरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहाँ कोई गा रही थी, उनके घर पे वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा चला गया। सुनते हैं। क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और जयदेव की तर्ज थी। सुनते हैं ये गाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी? हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे। हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह। या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स स्थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हीरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी। और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना। मजेदार है ये। हाँ, बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है, तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। She used to, say that. उस समय, I never understood that. Much later I understood कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो। आप
का क्रिएशन जो है, कल एक्चुअली मैं कैफे आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है। ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना। एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है? बिल्कुल। तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी तो मुझे वाह वाह वाह, तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ, सावन की बदरिया घिर घिर आए, सावन की बदरिया, सावन की बदरिया। क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए। बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। हाँ, सुनते हैं। कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। पलकों के सतरंग
उतरे मेघ किया परछाई, निर्दय झोंके अगन बढ़ाए, निर्दय झोंके अगन बढ़ाए, बरसे हैं अतिथों से सावन रोए, मन है पगला कहाँ से आए, बदरा बदरा ओ मबरी जने मपसनी पा रे मनि पमा रे मरि सा रे मपनि सा रे मपनि सा रे मपनि सा संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था? एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ जी, क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहाँ भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ। वाह वाह। और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी? नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रॉन्डेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे फिर बिट्स पिलानी में सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और As a स्कूल singer. में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी। विटनी ह्यूस्टन, मुझे वाह, कहा जब वाह, मेरे वाह। इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा? और मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन ये सब गाती थी मैं वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था? स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और जी। दुर्गा पूजा वाह वाह, हमारे ये तो बहुत महत्व। बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था। अरे वाह वाह। तब क्या उम्र रही होगी आपकी? 10 साल। क्या बात है, हाँ, इतना सारा याद म्यूजिक करना। उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। और कब ये लगा कि इसे एक करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है? ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी? जी तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं और ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का। वाह। तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया। अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी, मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी। बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया। मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया। मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है। वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉर्पोरेट पापा? उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक। तब तक तो काम पूरा। और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप। तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे। पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे। तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे। तो वो सीधी राह पे चली गई। अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है। बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने अरांगेट्रम किया। लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी। और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं। क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है। और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी। अच्छा। जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी, ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए। ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सब के साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए। वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था, इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए। पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। कहते नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पढ़ो मत। तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी। वाह वाह वाह। वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं। और मेरे पास एक वर्क परमिट था। सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो। फिर मामला टल गया। फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया। मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी। हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग, दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स। राइट। तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई। अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं। बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट। फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है। और ये बन गई। मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो। और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय। हाँ, तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 months हम लोग फ्लोर पे थे। क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे क्या काम करता है। एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में। मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अख्तर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स द एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल की टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है। वाह, क्या प्यारी बात तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ, और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते 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 जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना। उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हवार ता हबे। वाह, ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था। क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते, जा हवार ता हबे। वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है, हाँ जी, तो एक सजेशन करता हूं। हाँ बिल्कुल, वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे। हाँ, अलाउद्दीन खान साहब का वो बजा सकते हैं, या माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है। और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है। बिल्कुल, ये सुनते हैं। ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर जी को। हाँ, सुनते हैं माता सरस्वती शारदा। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। कीजे सुदृष्टि, कीजे सुदृष्टि, सेवक जान अपना कितना वरदान दीजे, काल और अलाप बुद्धि अलंकार शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःख हरिणी, जगत जननी ज्वाला
सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है। हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या डायरेक्शन करना है। हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय द सिनेमा दैट आई वाज वाचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम हिल गया। हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी। और हमारी जो टीचर हुआ करती थी जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी। वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वाज सो मच इन लव विथ। और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था। बिल्कुल। पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए। तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैचमेट्स बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी। जी। और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था। और मेरे 2 बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे। वाह वाह। और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी। बिल्कुल। और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आई, फाइनेंशियल दिक्कतें आई। जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then like I said कि I think no pain no gain। और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था? नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी। इससे पहले बना चुकी थी? इससे पहले, हाँ। और नवाज थे उसमें? नवाज था उसमें। और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे, लायन करके। एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे एज को एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी। उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एज को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट। क्या हुआ था आपके साथ रोम में? मतलब सुपरनैचुरल स्टोरी थी। सुपरनैचुरल? हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी,
राइट। मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। सो उसी ने मुझे में ये कीड़ा इंसर्ट किया। पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया, फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने। शुरुआती दिक्कतें क्या थी? कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई, तो सब कुछ बंद हो गया। सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब 2-3 फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम। अभी पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेज़न के लिए अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट-अ-टैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है, जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया। वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की। इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना। इसका आइडिया कहाँ से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनैचुरल कहानी आपने बताया, बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था? ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है। यहाँ तो पूरी आजादी है। और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की, मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है, क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है, वो यहाँ फुल्ली आ गया है। और कुछ अलग ही रूप में आया है। हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहा है, आजकल यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है। आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है। लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल। गाना कौन सा होगा?
बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। मजा आ गया, आपकी आवाज क्या शानदार है। जी और आपकी चॉइस भी। रेशमा की आवाज, फिल्म हीरो।
पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, कोयल की कूक में हो उठाए है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आए मेरे जान दोहाए है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे, और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं। मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज। अच्छा, हाँ जी। अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजो जी के साथ, वहाँ उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, 4 औरतों की कहानी थी वो। ओके। और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की, और हमें बहुत मजा आया, और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे। वाह, वाह, वाह। गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी, अरे अरे, और हम गांव में मतलब रह रहे थे। इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6, 6:30 के बाद अपने हट में जाओ, रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे, और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6, 6:30, 7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं ही के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चर की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी, और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म। ऑडिशन से मिली थी? ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। ओहो। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए, जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। और मुझे लगा था कि यार मतलब वो बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिप सिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर, तो मैंने वहीं पे स्कोर किया। क्या बात है। कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म। You have to sing. Okay. আমি লাসময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই
তবু আখিতের চোখ রাখলে যেন আমি যে তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই। क्या सुंदर तो बोल है। मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सेल्यूलॉइड के सितारे